हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है एकन राठी और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जैसे कि हमने आप सभी से पोल भी कराया था, जो टेलीग्राम पे हमने पोल कराया था, उसमें से 96% लोगों ने जो है यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट की डिमांड करी थी। तो हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट का, यानी कि जो CSIR का जो पेपर फर्स्ट है, उसके अंदर जो ये हमारा पार्ट 1 है, ये फुल लेंथ टेस्ट का ये उसी का एक पार्ट 1 है। इस टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें यहीं पे बताना चाहता हूँ। जैसे इस पे हिस्ट्री इंक्लूड किया गया है और इसमें जो हो गए पॉलिटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जो करंट अफेयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल का जो टॉपिक है ये इसमें दे रखे हैं, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है। टोटल इसमें बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके चलते हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, यानी कि जो करंट का जो सेक्शन है, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। प्लस जो भी डायमेंशंस हमारे इस पार्ट 1 में छूट जाएंगे, हम उसको पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कुछ बेसिक डाउट आएंगे तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर सेशन की पीडीएफ के लिए चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसकी पीडीएफ आपको प्रॉपरली सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। चलिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, आप सभी से यही उम्मीद करूँगा मैं कि ये फुल लेंथ टेस्ट है, तो ये अपने एग्ज़ाम को लेकर के तो यहाँ पे थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो थोड़ा पेशेंस प्लस आप अपने आप को मोटिवेट भी करिएगा कि हम आंसर को भी दे पाएँ। चलिए, कह रहा है संविधान का कौन सा भाग है, यानी कौन सा भाग है जो संघ कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया जाता है, कौन से पार्ट में दे रखा है। विच पार्ट ऑफ द, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे पार्ट पूछ रखा है, तो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें बहुत कम करके डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर जो 52 से लेकर के जो 78 तक दे रखा है, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। यानी कि अगर पार्ट ये कौन सा है, पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि यहाँ पे जो संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि 5 उसके अंतर्गत आते हैं। पहला प्रेसिडेंट आता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चौथे में अब आएंगे प्राइम मिनिस्टर, और फिर 5वीं जो होती है, जो मंत्रिमंडल होती है, वो यहाँ पे 5वें नंबर पे आती है। ये 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक इसमें बात कही गई है, लेकिन कहीं भी यूपीएससी के चेयरमैन की बात नहीं कही गई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रखा है कि जो पार्ट नहीं है। होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। चलिए, अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वोटर इज नॉट वेस्टेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वीटो है भारतीय राष्ट्रपति में निहित नहीं है, ये कौन सा वीटो है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो कौन सी ऐसी वीटो है जिसका एक्सरसाइज नहीं करते हैं। चलिए, इसका आंसर आप मुझे बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। इसके आंसर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो योग्य वीटो होती है, यानी कि जो क्वालिफाइड वीटो, इसकी हम बात करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होगा।
क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे पूछ रखा है ना कौन सा सही है। फिर कह रहा है भारत के संविधान में संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इनमें से कौन सा करेक्ट आपसे पूछ रखा है? तो अगर इसकी बात करते हैं तो ना तो ये भी करेक्ट है ना ही हमारा ये करेक्ट है। तो इसका आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखा है हमने। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है? ये यहाँ पे यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए। अगर इसके आंसर की बात करते हैं कि जो आर्टिकल 263, यहाँ पे जो आर्टिकल 263 है, इस जो भी मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कह रहा है भारत के विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रखा है? ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको फटाफट अटेम्प्ट करिए। कह रहा है लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति अपने संबोधन को उसके आह्वान के कारणों की जानकारी देते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो कारण है इनकी जानकारी यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे सही पूछ रखा है, क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होगा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को आप फटाफट जो है आप आंसर दीजिए। कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ये यहाँ पे यूपीपीसीएस अगेन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो राज्य के लोक सेवा स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है उसको कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे बात कही गई है। यहाँ पे अगर इसके सही आंसर की बात करें, विधानसभा में महानियोग ये तो नहीं होता है। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच के बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जांच की गई, राष्ट्रपति, जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति हटाते हैं। और जो अगर ऐसी कोई बात आती है सुप्रीम कोर्ट के न्याय के द्वारा जांच होती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसको पद से पदमुक्त कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करा जाए तो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति वाला संवैधानिक प्राधिकारी है। ये अगेन यहाँ पे यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर की बात करें तो अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये यहाँ पे बिहार पीसीएस 2020 में पूछा गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये काफ़ी समय से जो है न्यूज में है। तो इसके चलते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आई थिंक रखा गया होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 324, क्योंकि ये डील करता है इलेक्शन कमीशन को। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 10वां क्वेश्चन बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज जो होता है ये हमारे एग्जाम के लिए हमेशा, कोई भी एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है, यानी कि पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछ रखा है। तो अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे 243 तो है ही, लेकिन देखिए ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, ये पंचायती राज, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, इससे आपसे पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि
1943 को याद रखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी किस में कहा गया है इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 243 यहाँ पे जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे दिए गए संस्थानों में सत्याग्रह सभा का गठन M.K. गांधी द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि जो गांधी जी थे उनके द्वारा किया गया था, लेकिन कहाँ शुरुआत की गई? ये अब यहाँ से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इनकी शुरुआत की गई थी, सत्याग्रह सभा का जो गठन हुआ था वहाँ किया गया था कि जो ये बॉम्बे में की गई थी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन अगेन स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर फटाफट मुझे बताइए कौन सा हो सकता है। कह रहा है डोमिनियन स्थिति वाला एक भारतीय संघ की स्थापना है, यानी कि जो क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें ये बात कही गई थी युद्ध के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के साथ एक संविधान सभा बुलाई जानी थी। फिर यहाँ पे कह रहा है भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में है। फिर आपसे पूछा है कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। किया जाए कि यानी कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थे। तो ये तो करेक्ट है, यानी कि तीसरा हमारे ऑप्शन में होना चाहिए, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, इन दो में से कोई एक आंसर होगा। फिर यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ पे की गई थी तो ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे युद्ध के बाद जो स्थानीय परिषदें होती हैं को सदस्यों के साथ संविधान सभा बुलाए जाने की बात नहीं की गई थी, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि दूसरा अगर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त। आप मुझे बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, रेतवड़ी और जो महालवड़ी, ये जब किस किस के काल में बेसिकली कौन कौन सा गवर्नर था उसके काल में कौन सी प्रणाली आई थी, ये आपसे पूछा है। और पूछा क्या है यहाँ पे सही सुमेलित है, इसको आपको आंसर देना। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था वो पहले व्यक्ति कौन से थे, उनका नाम क्या था। तो उनके नाम की बात करें तो यहाँ पे विनोबा भावे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए गांधी जी के नमक सत्याग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो नमक सत्याग्रह है इसको और किस नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो सिविल डिसोबिएंट जो मूवमेंट था इसी के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। हम फटाफट क्वेश्चन की बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको चलते हुए हम फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की। अब आप मुझे बताइए जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना का आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी उसका ईयर बताइए और किसके द्वारा की गई थी उनका भी नाम बताइए। चलिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुई थी 1894 में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए जो मैंने आपसे पूछा था वो फाइनली क्वेश्चन के रूप में मिल गया, यानी कि AO ह्यूम को INC का जो संस्थापक माना जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर पर 18 अगस्त 1947 के तुरंत बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा क्योंकि वह, अब आपसे यहाँ पे रीजन पूछ रहे तो
यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसके रीजन की अगर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भारत के लिए एक स्वतंत्रता जीती, तो हमारा आंसर ये होगा। जैसे आप सभी को कोई डाउट होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे रखा है। जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में बेहतर जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलाई थी, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो है उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत सी डिबेट भी हो सकती है, तो आप उस डिबेट में ना पढ़ कर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें हम हमारा ध्यान रखते हैं। चलिए बात करते हैं जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ था। यानी कि वर्मा, सबसे पहले वर्मा किसे कहा जाता है, यानी कि जो आज का जो म्यांमार है उसे कहा जाता है। वर्मा कब हुआ था, तो अलग अगर इसकी बात करें तो 1937 में ये अलग हो गया था। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। जब भी ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 क्वेश्चन की बात करें, 1857 को हमारे 1857 है, इसे हमारे सिलेबस में हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर आपके एग्जाम में मिल सकता है। चलिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर होगा मेरठ, यानी कि 10 मई, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ आयोजित अपने सत्र में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया था। यानी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी इसको कहाँ पे अपनाया था, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो लाहौर अधिवेशन है वहाँ से इसकी डिमांड शुरू हो गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, 23वें नंबर क्वेश्चन में अगर कहें कि जो गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि जो जब क्योंकि आज़ादी के समय, उस समय जब वो भारत छोड़ो मूवमेंट को इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था, उस समय जितने भी मेजर लीडर थे उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। तो उस समय उस आंदोलन को किसने लीड किया था, ये आपसे पूछा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो बहुत सारी महिलाएं थी, अरुणा आसफ अली जैसे हो गई, तो हमारा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता इत्यादि जो मतलब महिलाएं थी, इन्होंने आगे बढ़ कर के भागीदारी ली थी। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, इसका रीजन, यानी कि जो इसका रीजन था, जो असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों कर दिया गया था, तो आप इसके रीजन की बात करें कि उस समय जो हुआ था चौरी चौरा होते हुए इसे निलंबित कर दिया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये कैसे, यहाँ पे बी सी इस तरीके से कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जो यहाँ पे जो वीडी सावरकर है उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। जैसे कानपुर था, झांसी था, लखनऊ था। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल का नेतृत्व जो करती हैं, झांसी से लक्ष्मीबाई, और कानपुर से कौन करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। कानपुर से किसने जो है 1857 का जो विद्रोह था इसको लीड किया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये बात किसके द्वारा कही गई थी। इसके आंसर की बात करें कि एक सीमा आयोग जो है गठन किया गया था, द अवार्ड ऑफ ए बाउंड्री कमीशन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में, ये कब शुरू हुआ था।
तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे जो 1905 में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन की कह रहे हैं 1857 का विद्रोह होने पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह का नाम बताइए। यानी कि जो उस समय 1857, क्योंकि लीडर की कमी थी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कोई नेतृत्व का अभाव था, लीडर की कमी थी और राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी, तो इत्यादि सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर भी माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात ये सारी चीज़ें लोगों में जागृत हो गई थी। तो चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पे बहादुर शाह जफर है, ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। इन्हीं को ही एक लीडर के रूप में वहाँ पे रखा गया था। चलिए बात करते हैं जो खिलाफत आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था इसको जो है किन्होंने जो है लीड किया था, यानी कि ऑर्गेनाइज कराया था। तो यहाँ पे जो हम अली ब्रदर्स की बात करते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है। 31 से संगम साहित्य में लोक तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ है। सॉरी यहाँ पे अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ ये किसकी है, यानी कि लिटरेचर है, वास्तुकला है, कविता है, राज व्यवस्था है, क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ये एक व्याकरण है, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ओके हम देखिए मैं यहाँ से संगम युग के क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए गए हैं। ये सिलेबस में हमारे नहीं दे रखा है, हाईलाइट नहीं कर रखा है ना, जैसे कि सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखा है कि गुप्ता काल, मौर्य काल, ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे सिलेबस में इनको हाईलाइट कर रखा है, लेकिन संगम युग को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन हिस्ट्री पूछ रखा है, हिस्ट्री रखा है, तो इसका मतलब कि ये भी इनडायरेक्टली उसके अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। संगम युग के दौरान सबसे अमीर और सबसे बड़ा भूमि स्वामी वर्ग था, पूछ रहा। तो इसके आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर होगा हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं थी। आपसे यहाँ पे संस्था पूछ रखा है कि संस्था अस्तित्व में नहीं थी। ये यहाँ पे गुलामी नहीं थी, बाकी सारी चीजें तो अस्तित्व में ऑलरेडी थी ही। चलिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई। इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ये यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो अगर प्रियदर्शिका आप सबको मालूम भी हो तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, हर्षवर्धन। अब मूव करेंगे हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालिकाग्निमित्रम मित्र का नायक है। यहाँ पे नायक पूछ रखा। अगेन ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा है, आई थिंक 23 में 22 में ऐसे कुछ करके पूछा है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जहाँ पे जो अग्निमित्र है ये उनके नायक के रूप में उभरते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में है। कहा जाता है कि मदुरै में पहले तमिल संगम की अध्यक्षता प्राचीन तमिल सिद्धार्थ अगथियार ने की थी। यहाँ पे आपसे सही उत्तर की बात कर रहा है, तो अगर सही आंसर की अगर इसमें बात करें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे राइट हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां। निम्नलिखित में से कौन सा पुराना राजवंश है, यानी कौन सा पुराना राजवंश है। अगर इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे मौर्य है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा ए। मूव करेंगे फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर ऋग्वेद का 10वां मंडल
ऋग्वेद का 10वां मंडल समाज के 4 गुना विभाजन से संबंधित है। जी हाँ, 4 गुना विभाजन की बात करते हैं ना, कि जो वर्ण सिस्टम है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार हुआ है। तो इसमें से कह रहा है सही कथन चुनना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, लेकिन जो शूद्र शब्द है इसका कई बार उल्लेख नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो ये इसका उल्लेख केवल एक बार मिला है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ऋग्वेद का 10वां मंडल 4 गुना। अरे ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है। चलिए, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपसे पूछ रखा है, यानी कि ऑब्वियसली बच्चे इसे तो कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे। मूव करेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन की कह रहे हैं, फिर अगेन यहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है। भारत के चुनाव आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की आपके यहाँ पे भूमिका पूछ रखा है। विदेश नीति लागू करना, चुनाव का संचालन और पर्यवेक्षण करना, श्रम कानून को लागू, ये तो कुछ नहीं, सब फर्जी है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42वें क्वेश्चन की बात करें, करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल किस शीर्ष अधिकारी के समान होता है। जी हाँ, यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर, और जो अन्य जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनके जो पैरेलल कौन कौन से अधिकारी आते हैं इसकी बात पूछ रखा है। तो हमारा यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक एंड बैलेंस का क्वेश्चन यहाँ पे कैग, यानी कि चेक एंड बैलेंस का काम होता है कैग का, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कैग के संबंध में कौन सा यहाँ पे सत्य पूछ रखा है, कैग को हाई कोर्ट जज की तरह उसी आधार पर हटाया जा सकता है। कैग का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष का होता है, आप मुझे बताइए। ये हम सरासर दूसरी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, तो दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमसे सत्य पूछा है, दूसरी रॉन्ग हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली एक ही होगा। चलिए अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 44वां क्वेश्चन कह रहा है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो जो आर्टिकल 46 है ये इसी के अंदर। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बात किया था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर के जो 78 तक बात, वो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी उसी के अंतर्गत है, यानी कि 46 हमारा ये, सॉरी यहाँ पे 76 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। कह रखा है 45वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक अपना पद धारण करता है। अगेन पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, सॉरी 46 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सत्य है पूछ रखा है। कह रहे हैं अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। 1999 जनजातीय मामलों का एक नया मंत्रालय बनाया गया। तो अगर बात करें तो 1999 नहीं बनाया गया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ हमसे सत्य पूछा है तो हमें सत्य की तरफ ही जाना होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कुछ वर्ग से संबंधित संविधान में उल्लेखित विशेष प्रावधान, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए, अगर पिछले वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग संघ सेवाओं में एंग्लो इंडियन
के कुछ पदों का स्थायी आरक्षण? जी नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, स्थायी आरक्षण वगैरह तो चीज़ें तो नहीं है कि है, नहीं है। आई थिंक ये रॉन्ग है। कुछ लोकसभा में ऐसे एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति आयोग। तो अगर इसके आंसर की अगर बात करते हैं तो वैसे अगर देखा जाए तो 1, 3 एंड 4 होगा, लेकिन अगर आप इसको करंट से अपडेट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है ये प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन वर्तमान रूप में इनका जो एक्सटेंशन है, जो इनकी जो सीट होती थी, इन्हें यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं किया गया। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इनको एक्सटेंशन नहीं, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये प्रोविजन जो है एंग्लो इंडियन का, ये प्रोविजन समाप्त नहीं हुआ है, इनको एक्सटेंड नहीं किया गया। जैसे हर SC/ST के लिए हर 10 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है ना, उसी तरीके से ये समाप्त नहीं हुआ, ये प्रोविजन, इनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। करंट में ये चीज़ें हैं। तो चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य क्या हैं? यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर SCs के लिए उनके कार्य की बात करें। अनुसूचित जाति के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अनुसूचित जाति के सामाजिक की योजना प्रक्रिया पर सलाह देना। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं के कार्य के अंतर्गत आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए मूव करेंगे हम लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, कह रहा है संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक वस्तुएं हैं? कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं? 12वीं अनुसूची, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि 12वीं अनुसूची में किसे रखा गया है। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसके जो जो अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची, इसमें जो भी वस्तुएं या कहें कि जो विषय हैं जो शामिल किए गए, इसका आंसर मैं आपको इसमें दे दूंगा, लेकिन आप बताएंगे कि 12वीं अनुसूची में कौन सा क्या शामिल किया गया है। चलिए, अगर सड़क और पुल की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, ये सही है। ये यहाँ पे वानिकी है, शहरी वानिकी, शहरी गरीबी उन्मूलन, ये गैर परंपरागत ऊर्जा, ये नहीं है। और ये जो है भूमि उपयोग का विनियमन, तो यानी कि चौथा हमारा रॉन्ग है। तो ये यहाँ पे चौथा है, ये नहीं होगा चौथा। बाकी सारी चीज़ें देखिए 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो पहले नगर निगम की बात करें तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था मद्रास में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था वीडियो का एंड, हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 इसमें हम जो करंट की चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे, प्लस जो भी कुछ सेक्शंस जो हमें इम्पोर्टेंट लग सकते हैं, कि जैसे कि अभी हमने कुछ प्रियम्बल से संबंधित जो कुछ चीज़ें हैं उसको नहीं डिस्कस किया है, कुछ स्टेट प्रोविज़न के हैं, अभी हमने देखिए जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं डिस्कस किया। जैसे कि अगर बात करते हैं कि जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं अभी वो छूटे हुए हैं, तो उनको भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। चलिए, ये रहा वीडियो का एंड। इसी तरह की मतलब PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।